नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्यूरियस नागरिक के एक और एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एक कहानी की जो है अमेरिका से। सुनने में ये कहानी किसी मूवी की स्टोरी की तरह लगेगी और आपको यकीन नहीं होगा कि एक व्यक्ति अचानक उड़ती फ्लाइट से गायब कैसे हो गया। कहानी शुरू होती है अमेरिका के पोर्टलैंड एयरपोर्ट से। 24 नवंबर 1971 के दिन दोपहर के समय लगभग 45 साल का एक व्यक्ति पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचता है। उसने ब्लैक सूट और ब्लैक टाई पहन रखी थी और हाथ में एक ब्लैक कलर का ब्रीफकेस भी ले रखा था। एयरपोर्ट सिक्योरिटी के हिसाब से उसकी हाइट कुछ 6 फीट के आसपास रही होगी, क्योंकि अमेरिका में 25 नवंबर को थैंक्सगिविंग का त्यौहार मनाते हैं। तो 24 नवंबर को एयरपोर्ट पर ज़्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि ज़्यादातर लोग पहले से ही अपने घर पहुंच चुके होते हैं और इसी त्यौहार की वजह से एयरपोर्ट का कुछ स्टाफ भी छुट्टी पर गया हुआ था। उसके बाद वो व्यक्ति नॉर्थ वेस्ट एयरलाइंस के काउंटर से सिएटल के लिए एक वन वे टिकट खरीदता है और अपना नाम डैन कूपर बताता है। टिकट के लिए उसने $20 कैश में पे किए और टिकट लेकर बोर्डिंग गेट की तरफ बढ़ने लगा। उसकी फ्लाइट थी फ्लाइट नंबर 305 और प्लेन था बोइंग 727। उस टाइम एयरपोर्ट्स पर इतनी सिक्योरिटी नहीं होती थी और मेटल डिटेक्टर्स भी नहीं लगे हुए थे, तो उसे प्लेन तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हुई। फ्लाइट के अंदर जाकर वो अपनी सीट 18C पर बैठ जाता है और अपना ब्रीफकेस बगल वाली सीट पर रख देता है। उसके बाद वो अपना काले कलर का चश्मा लगाता है और सिगरेट जलाता है। उस समय एयरपोर्ट्स में केवल बहुत अमीर लोग ही सफ़र करते थे और एयरप्लेन्स में सफ़र करने को लग्जरी माना जाता था, तो सिगरेट वगैरह पीने पर कोई रोक नहीं थी। उस फ्लाइट में कूपर को मिलाकर 36 पैसेंजर, 3 फ्लाइट अटेंडेंट्स, 2 पायलट्स और एक फ्लाइट इंजीनियर था। ये फ्लाइट लगभग आधे घंटे की थी, जो पोर्टलैंड से 2:50 पर टेक ऑफ करके 3:20 के आसपास सिएटल में लैंड करती थी। फ्लाइट टेक ऑफ करने के थोड़ी देर बाद ही कूपर ने अपनी जेब से एक पर्ची निकाली और फ्लाइट अटेंडेंट जो कि उसके पास से निकल रही थी उसके हाथ में दे दी। फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस फेफनर को लगा कि ये आदमी उससे फ्लर्ट कर रहा है, तो उन्होंने उस पर्ची को बिना देखे ही जेब में रख लिया। जब फ्लाइट अटेंडेंट ने काफ़ी देर तक वो पर्ची खोल के नहीं देखी, तो कूपर उसके कान में धीरे से बोलता है कि बेहतर है तुम उसे पढ़ लो, मेरे पास एक बॉम्ब है। फ्लोरेंस ने जब वो पर्ची पढ़ी तो उसमें लिखा था, मिस, मेरे पास एक बॉम्ब है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पास आकर बैठें। उसके बाद फ्लोरेंस वो पर्ची लेकर अपनी साथी टीना मकलो को दिखाती है, तो टीना कूपर से पूछती है कि कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं। इस पर कूपर उसे अपने पास में खाली सीट पर बैठने को कहता है और अपना ब्रीफकेस खोल के दिखाता है। उस ब्रीफकेस में 8 डायनामाइट स्टिक्स थीं, एक बैटरी थी और बहुत सारी तारें थीं। फिर कूपर बोलता है कि ये प्लेन हाईजैक हो चुका है और मैं चाहता हूँ कि आप जाकर मेरी डिमांड फ्लाइट के कैप्टन तक पहुँचा दें। ऊपर की डिमांड्स थी $2 लाख, 4 पैराशूट जिसमें से 2 फ्रंट पैराशूट और 2 बैक पैराशूट, और प्लेन लैंड हो तो उसको रिफ्यूल करने के लिए वहां पर एक ट्रक पहले से ही रनवे पर मौजूद होना चाहिए, और अगर किसी ने भी कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो उसने धमकी दी कि उस प्लेन को वहीं उड़ा देगा। इन सारी डिमांड्स को लेकर फ्लोरेंस कैप्टन विलियम स्कॉट के पास पहुंचती हैं और टीना वहीं कूपर के पास बैठी रहती है। उसके बाद कैप्टन विलियम स्कॉट सिएटल एटीसी से कांटेक्ट करते हैं और सारी सिचुएशन बताते हैं कि एक व्यक्ति ने फ्लाइट को हाईजैक कर लिया है और उसकी ये डिमांड्स हैं, और उसने धमकी दी है कि अगर उसकी डिमांड्स पूरी नहीं हुई तो वो प्लेन को उड़ा देगा। एटीसी स्टाफ तुरंत उस हाईजैकिंग की जानकारी एफबीआई को देता है और एयरपोर्ट सिक्योरिटी और लोकल पुलिस को हाई अलर्ट पर कर दिया जाता है। उधर कूपर टीना को बताता है कि जब तक ये डिमांड्स पूरी नहीं हो जाती, प्लेन सिएटल में लैंड नहीं करेगा। टीना फ्लाइट में लगे हुए इंटरकॉम के जरिए ये बात पायलट तक पहुंचा देती है। पैसेंजर्स में हड़कंप न मचे इसलिए प्लेन में अनाउंसमेंट किया जाता है कि किसी मैकेनिकल प्रॉब्लम की वजह से सिएटल पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद प्लेन 2 घंटे तक सिएटल के ऊपर गोल गोल चक्कर काटता रहता है। कुछ देर बाद टीना मकलो जो कूपर के पास ही बैठी हुई थी, वो कूपर से पूछती हैं कि उसने नॉर्थ वेस्ट एयरलाइंस को ही हाईजैकिंग के लिए क्यों चुना, क्या उसे इस एयरलाइन से कोई बदला लेना है।
इस पर कूपर बोलता है कि उसे बस बदला लेना है और इस एयरलाइन में बैठना बस एक इत्तेफाक है। इधर एफबीआई सिएटल के फर्स्ट नेशनल बैंक से $2 लाख, जो कि आज के रुपयों में 10 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा होते हैं, उनका इंतजाम करती है। क्योंकि कूपर ये बताना भूल गया था कि नोट कितने के चाहिए, तो एफबीआई 20-20 रुपए के नोट चुनती है ताकि उन्हें हैंडल करने में दिक्कत हो, और उन नोटों का वजन ही लगभग 10.5 किलो के आसपास होता है। एफबीआई ने पास की ही एक फ्लाइट स्कूल से 4 पैराशूट्स का इंतजाम किया। उसके बाद 5:24 पर एटीसी प्लेन के कैप्टन को खबर पहुंचाती है कि सारी डिमांड्स पूरी कर दी गई हैं। कैप्टन फ्लाइट में लगे इंटरकॉम के जरिए ये खबर टीना तक पहुंचाते हैं और टीना कूपर को बता देती है। कूपर इसके बाद प्लेन की सभी खिड़कियों को बंद करने को कहता है और लैंडिंग करने की परमिशन दे देता है। वो ये भी बोलता है कि इस प्लेन को दूसरे प्लेन से दूर एक अलग रनवे पर लैंड किया जाए। उसके बाद फ्लाइट 305 5:45 पर सिएटल में लैंड करती है। सिएटल एयरपोर्ट का जो मैनेजर था वो $2 लाख और 4 पैराशूट लेकर प्लेन के पीछे वाले गेट पर पहुंचता है। बोइंग 727 उस समय पर अकेला ऐसा कॉमर्शियल प्लेन था जिसमें पीछे भी सीढ़ियां होती थीं। टीना वहां से आकर वो सारी चीजें ले जाकर कूपर के पास पहुंचा देती है। अपनी सारी डिमांड्स पूरी होने के बाद कूपर सभी 35 यात्रियों को उतरने की परमिशन दे देता है और साथ में 2 फ्लाइट अटेंडेंट्स को भी उतर जाने देता है। अब फ्लाइट में केवल 5 लोग बचे थे, कूपर, टीना मकलो, 2 पायलट और 1 फ्लाइट इंजीनियर। कूपर उसके बाद कैप्टन तक खबर पहुंचाता है कि अब इस प्लेन को मैक्सिको लेके चला जाए। इस पर कैप्टन कूपर को जानकारी देता है कि ये प्लेन सीधा मैक्सिको नहीं जा सकता और हमें रास्ते में कहीं पे दोबारा से ईंधन भरने के लिए रुकना पड़ेगा। फिर कूपर को 2 ऑप्शंस दिए जाते हैं जहां वो उतर कर दोबारा से ईंधन भर सकते थे। पहला था फिनिक्स एरिजोना और दूसरा था रेनो नेवाडा। काफी सोच विचार के बाद कूपर रेनो एयरपोर्ट पर दोबारा से ईंधन भरने की मंजूरी दे देता है। उसके बाद कूपर 4-5 शर्तें और देता है कि फ्लाइट जब भी उड़े तो पीछे वाली सीढ़ी खुली होनी चाहिए। इस पर कैप्टन कूपर को बताते हैं कि खुली हुई सीढ़ी लेकर प्लेन टेक ऑफ नहीं कर सकता, और अगर कूपर चाहे तो जब प्लेन हवा में हो तब वो सीढ़ी खोल सकता है। उसके बाद कूपर बोलता है कि प्लेन जो है वो 10,000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं जाना चाहिए और पूरी फ्लाइट में जो लैंडिंग गियर होता है प्लेन का वो खुला रहना चाहिए, और प्लेन की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 200 मील से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और प्लेन के जो फ्लैप्स होते हैं वो 15 डिग्री एग्जैक्ट होने चाहिए। उसके बाद प्लेन 7:36 पर सिएटल से रेनो नेवाडा के लिए टेक ऑफ करता है। टेक ऑफ करने के 5 मिनट बाद ही कूपर टीना को कॉकपिट में जाने को बोलता है और बोलता है कि टीना अंदर जाके कॉकपिट को लॉक कर ले और अब उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। इसके बाद टीना कॉकपिट की तरफ जाने लगती है और कॉकपिट में पहुंचने के बाद अंदर लॉक करने से पहले उसने एक आखिरी बार जब झांक कर देखा तो कूपर प्लेन के बीचों बीच गैलरी में खड़ा हुआ था और अपनी कमर से पैसे बांध रहा था। इसके बाद टीना कॉकपिट को अंदर से लॉक कर लेती है और अब उस प्लेन में पीछे सिर्फ कूपर ही बचा हुआ था। जब प्लेन ने टेक ऑफ किया था तो एफबीआई ने प्लेन पर नज़र रखने के लिए एयरफोर्स के 2 विमान भी साथ में उड़ा दिए थे। उस दिन मौसम बहुत ख़राब था, बाहर तेज हवा चल रही थी और बारिश भी हो रही थी। लगभग 8 बजे कॉकपिट में लाइट जलती है कि पीछे की सीढ़ियां खोली गई हैं। उसके लगभग 10-15 मिनट बाद कॉकपिट में बैठे हुए लोगों को एक झटका लगता है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। इसके 2 घंटे बाद प्लेन रेनो के तहोए इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करता है। रेनो एयरपोर्ट पर पहले ही एफबीआई और लोकल पुलिस कूपर को पकड़ने के लिए तैयार बैठी हुई थी। प्लेन के उतरते ही ये सब प्लेन को चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन जब अंदर जाकर देखा जाता है तो अंदर कूपर का कोई नामो निशान नहीं मिलता। उन्हें मिलते हैं 2 पैराशूट, एक ब्लैक टाई जिस पर टाई क्लिप भी लगी हुई थी। इसका मतलब ये था कि कूपर सिएटल से रेनो के बीच पैराशूट पहनकर पैसों के साथ प्लेन से कूद गया था।
मगर एफबीआई के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर कूपर कूदा कहाँ है, क्योंकि ये तो ना तो उस फ्लाइट में बैठे किसी क्रू मेंबर ने देखा था और ना ही जो प्लेन बोइंग 727 का पीछा कर रहे थे उनके पायलट्स ने। एफबीआई ने इसके बाद सारे क्रू मेंबर्स का इंटरव्यू लिया और एक स्केच बनाया गया। उसके बाद शुरू हुआ अमेरिका में आज तक किसी इंसान को ढूंढने के लिए सबसे बड़ा ऑपरेशन, जिसका नाम रखा गया नॉरजैक। अगली सुबह सर्च ऑपरेशन चालू किया गया और जहां पर कूपर के कूदने की आशंका थी वो पूरा एरिया ढूंढा जाने लगा। जहां पर कूपर कूदा था वो पूरा एरिया जंगल था और एफबीआई मानो एक भूसे के ढेर में सुई को ढूंढने का काम कर रही थी। कई महीनों तक सैकड़ों लोगों की टीमों ने पूरे एरिया का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन कूपर का नामो निशान नहीं मिला। जैसे ही हाईजैकिंग की खबर बाहर मिली तो ये खबर आग की तरह फैल गई और एक बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर ने गलती से डैन कूपर की जगह उसका नाम डीवी कूपर छाप दिया, जो कि बाद में चल के फेमस हो गया। क्योंकि एफबीआई ने जो भी नोट्स कूपर को दिए थे उन सारे नोट्स के सीरियल नंबर पहले ही नोट कर लिए गए थे, तो बाद में एफबीआई ने वो नंबर पब्लिक कर दिए ताकि अगर कूपर उन नोटों को कहीं खर्च करे तो पकड़ा जाए। फिर भी कूपर का कोई नामो निशान नहीं मिला। 9 साल बाद 10 फरवरी 1980 को एक 8 साल का बच्चा जब कोलंबिया नदी के किनारे एक बीच जिसका नाम टीना बार था वहां रेत में खेल रहा था तो उसे 20-20 डॉलर की 3 गड्डियां मिलीं। जब एफबीआई ने इन नोटों के सीरियल नंबर को कूपर को दिए गए नोटों के सीरियल नंबर से मिलाया तो वो शॉक हो गए, क्योंकि ये वही नोट थे जो कूपर को दिए गए थे। उसके बाद कई बार टीना बार की खुदाई की गई पर वहां से इन 3 गड्डियों के अलावा कुछ भी नहीं मिला। इसके लिए एक थ्योरी ये भी सामने आई कि जब कूपर प्लेन से कूदा होगा तो उसके कुछ पैसे लेविस नदी में गिर गए होंगे और वो बहते बहते टीना बार तक पहुंच गए होंगे। लेकिन जहां कूपर कूदा वहां से टीना बार की दूरी 27 किलोमीटर थी, तो काफी एक्सपर्ट्स ये मानते थे कि पैसे यहां तक बहते बहते नहीं आ सकते। कई लोग तो ये भी मानते हैं कि डीवी कूपर ने खुद आकर वो पैसे एफबीआई को भटकाने के लिए वहां पर गाड़ दिए होंगे। इस घटना के बाद एफबीआई ने कई शंकित लोगों को इंटेरोगेट किया गया पर कोई भी इंसान ऐसा नहीं मिला जिसके खिलाफ आज तक सबूत मिला हो। ये केस आज तक अनसॉल्व है और डीवी कूपर अभी भी कहीं गुमशुदा है या शायद मर चुका है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी ऐसी वीडियो आप तक पहुंचाते रहें।